तो क्या हालचाल। मैं आज एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो काफ़ी ही ज़्यादा औसम है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको यह सीरीज पसंद आएगी क्योंकि इसका स्टोरी लाइन काफ़ी मस्त है। तो और भी ज़्यादा ना बकवास करते हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नरेटर वॉइस बताती है एक हीरो का जन्म। एक ट्रांस माइग्रेटेड हीरो जो एक कॉन्टिनेंट में पैदा होता है जहां काउंटलेस हीरोज पैदा होते रहते हैं, लेकिन यह सभी चीजें सिर्फ कहानियों और नोवेल में होता है जो किसी हीरो के सभी परेशानी और संघर्ष को दिखाता है। फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस से निकलने के बाद मेन कैरेक्टर चोई हान ने इंसानी प्यार को एक्सपीरियंस किया, जिन सभी को वह अपनी फैमिली और फ्रेंड कह सकता था। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि किसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे हैरिस विलेज को तबाह कर दिया और उसके नामो निशान को मिटा दिया। चोई हान काफी ही ज्यादा पावरफुल था क्योंकि उसने अपनी आधी जिंदगी फॉरेस्ट ऑफ डार्कनेस में गुजारी थी। चोई हान काफी ही ज्यादा जेंटल और प्योर था क्योंकि उसने आज तक अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं मारा था। हम चोई हान को देखते हैं जो हैरिस विलेज को जलता हुआ देखकर और उन सभी को मरा हुआ देखकर काफी ही ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन उसने आज अपनी लाइफ में पहली बार किसी को मारा था। हम देखते हैं जहां चोई हान उन सभी अननोन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मार रहा था। अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मरता हुआ देखकर वह सभी चोई हान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन चोई हान के पावर के सामने उनमें से कोई भी नहीं टिक पाता और चारों तरफ सिर्फ लाशें ही बिछी हुई थी। इतनी लंबी फाइट करने की वजह से चोई हान भी काफी ही ज्यादा थक जाता है और हाफ रहा होता है। आखिरकार उन सभी अननोन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मारने के बाद चोई हान अपने सेंसेस में वापस आया और वह अपने आप को संभाल पाया, लेकिन उसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। उन सभी के मरने की वजह से चोई हान काफी ही ज्यादा उदास हो गया। हम देखते हैं जहां चोई हान गुस्से में कहता है, मैं उन सभी को मार दूंगा, मैं उन सभी को मार दूंगा जो लोग इसमें शामिल थे। और किसी पर्सन के मरने के बाद चोई हान को फाइनली समझ में आ गया कि सैड होने का क्या मतलब है। चोई हान ने हैरिस विलेज को छोड़ दिया और पहली बार वह सिटी में आया, जो सिटी हैनिट्यूस वेस्टिन के सेंटर में है। लेकिन गलती से चोई हान हैनिट्यूस फैमिली के कचरे केल से मिल गया, लेकिन केल की हरकतों की वजह से चोई हान ने उसे बहुत पीटा। हम देखते हैं जहां यह सभी बातें हमारा मेन कैरेक्टर केल बता रहा होता है और वह आगे कहता है, मैं जब उठा तो मैं केल हैनिट्यूस के बॉडी में आ गया था। हर दिन की तरह मैं अपने घर में बैठकर द बर्थ ऑफ ए हीरो के नोवेल को रीड कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। तभी केल अपने आप को और भी ज्यादा गौर से देखते हुए कहता है, यह काफी बुरा है। देखने से लग रहा है कि मैं सच में केल के बॉडी में आ गया। द बर्थ ऑफ ए हीरो के वॉल्यूम 1 में केल हैनिट्यूस बस चोई हान के फेमस होने के लिए एक मोहरा था। तभी केल रिलैक्स होते हुए कहता है, वेल यह इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में मैं बस एक ऑर्फन था जिसके पास थोड़े से भी पैसे नहीं थे और मेरा वहां पर किसी से भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं था क्योंकि वहां पर मेरे पास
पास ना ही कोई फ्रेंड और ना ही कोई प्यार करने वाला था, इसलिए मेरे मरने की वजह से वहाँ पर किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पर जैसे जैसे दिन बीतते थे मैं सोचता था कि मैं आखिरकार मर क्यों नहीं जाता, और मेरी पास्ट लाइफ में मेरा नाम किम रोक्सू था, लेकिन मैं बस ऐसे ही यहाँ पर मर नहीं सकता, और ना ही मुझे मरना पसंद है और ना ही मुझे दर्द पसंद है। यहाँ तक कि अगर मैं इस वर्ल्ड में एक बेकार लाइफ भी जीता हूँ तो यह लाइफ मेरे पहले के लाइफ से अच्छा होगा। और खड़ा होते हुए कहता है, इस बॉडी पर कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब मैं अभी तक चोई हान से नहीं मिला। काउंट फैमिली का कचरा केल हैनिट्यूस जब पहली बार चोई हान से मिला तो वह बहुत नशे में था, और चोई हान से फाइट करने की वजह से उसे एक निशान मिला था। यह फाइट बस इसलिए हुई थी क्योंकि केल को अल्कोहल की टेस्ट अच्छी नहीं लगी थी। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आखिरकार केल के साथ क्या हुआ। चोई हान गियोन से मिलने के लिए चला गया था और कुछ परेशानियों के बाद वह एक टिपिकल हीरो बन गया, लेकिन आखिर कैसे मैं किम रोक्सू केल की बॉडी में आ गया। लाइफ का मोटो काफी सिंपल है, लेकिन अभी के लिए इन सभी बातों को छोड़ो। और खड़ा होते हुए कहता है, अगर हम उस इंसिडेंट को बाहर कर दें तो अभी भी स्टोरी में काफी प्रोग्रेस होनी बाकी है। एक लंबी लाइफ जीने के लिए मुझे सभी पेन और परेशानियों से बचना होगा और एक काफी अच्छी लाइफ जीनी होगी, और मुझे लगता है यह काफी आसानी से हो जाएगा क्योंकि मुझे इस नोवेल की पूरी स्टोरी याद है। तभी कोई केल से कहता है, यंग मास्टर क्या आप बाथरूम के अंदर हैं? यह सुनकर केल कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। और बाथरूम के बाहर आता है तभी हम केल के सामने एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो केल के सामने टी लेकर खड़ा होता है, जिसे देख कर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, इस पर्सन का नाम रॉन है जो एक असासिन है और वह ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को सी के हेल्प से पार कर कर यहाँ पर आया है। वह सबको ऐसा दिखाता है कि वह बस एक ओल्ड मैन है, लेकिन असल में उसका ट्रू नेचर काफी ही ज्यादा क्रूअल और मर्सीलेस है। तभी केल उस टी को लेकर रॉन को थैंक्स बोलता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इस खतरनाक ओल्ड मैन को चोइहान से मिलवा देना चाहिए, जिसकी वजह से चोइहान इस ओल्ड मैन को आसानी से संभाल लेगा। वही एक ऐसा पर्सन नहीं है जो खतरनाक है, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड में कई सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं। मुझे कम से कम इतनी स्ट्रेंथ चाहिए जिससे मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। इस कॉन्टिनेंट में मुझे अगर लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के रहना है तो इसके लिए मुझे पावर की जरूरत है, और इस कॉन्टिनेंट में जल्द ही वार छिड़ जाएगी। अगर मेरे पास पावर नहीं रहा तो मैं टिक नहीं पाऊंगा। तभी केल से एक सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर अब हम आपको तैयार करना शुरू कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जहां केल तैयार होने के बाद अपने आप को मिरर में देखकर खुश होते हुए कहता है, वह सच में हैंडसम था, उसके ऊपर किसी भी तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं। तभी केल रॉन से कहता है, तो अब चलो चले। यह सुनकर रॉन कहता है, यस यंग मास्टर। अगले सीन में
में हम देखते हैं जहाँ सभी सर्वेंट केल को गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं, तभी उनमें से एक मेड कांपते हुए और हकलाते हुए केल को गुड मॉर्निंग बोलती है। उस मेड को इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर केल अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है वह काफी ही ज्यादा डर रही है। लेकिन केल इस तरह का पर्सन नहीं था जो बिना किसी वजह के दूसरों को मारता हो। लेकिन सबसे खराब समय तब होता था जब केल नशे में सभी चीजों को तोड़ना शुरू कर देता था। उसे बस खेलना और ड्रिंक करना पसंद था। वह सच में एक ट्रैश था। वेल, यह मेरे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि मुझे सब कचरा समझते हैं, इसलिए मैं अपने सभी कामों को बिना किसी के नजर में आए आसानी से कर सकता हूँ। तभी रॉन दरवाजे को खोलते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करेंगे। यह सुनकर केल भी कहता है रॉन तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम भी जाकर खा लो। तभी केल कमरे के अंदर आता है और अपने सामने देखता है जहाँ टेबल पर पूरी हैनीट्यूस फैमिली बैठी हुई थी। हमें बताया जाता है कि यह केल के फादर हैं और हैनीट्यूस फैमिली के हेड काउंट डेरथ है, और यह उसकी स्टेप मदर काउंटेस वायलन है और उसका छोटा भाई बेसन और उसकी छोटी सिस्टर लिली। तभी केल के फादर काउंट केल से कहते हैं तुम आज फिर से लेट हो, आकर सीट पर बैठ जाओ। यह सुनकर केल सीट पर बैठते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है मेरे फादर के पास इन्फ्लुएंस की कोई स्पेशल स्किल नहीं है, बल्कि उनके पास काफी ही ज्यादा पैसा है। जो भी हो, उसकी स्टेप मदर और उसके सिबलिंग्स उसे हमेशा इग्नोर करते हैं, तो शांति से जीने के लिए यह इन्वायरमेंट मेरे लिए काफी अच्छा है। तभी वह अपने सामने देखता है जहाँ सभी लोग उसी को घूर कर देख रहे होते हैं, जिसे देख कर केल अपने फादर से पूछता है फादर क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? यह सुनकर फादर कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं। तभी केल खाने को खाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है मुझे लगता है कि उन्हें मुझे हैंडल करना काफी मुश्किल होता होगा, इसलिए मुझे जल्दी से खाकर यहाँ से चला जाना चाहिए। और खाने को खाता है जो उसे काफी अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वह थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, जिसे देखकर वेसन के हाथों से चम्मच छूटकर नीचे गिर जाता है और वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है उसने उसने अभी अभी मुस्कुराया। तभी उसे रियलाइज होता है और वह डिस्टर्ब करने के लिए सभी से माफी मांगता है। बेसन के ऐसे हरकत को देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। तभी वह वाइन को उठाकर उसे पीता है और बिना किसी शिकायत के वह खाने को खाने लगता है। तभी फादर केल से कहते हैं केल। यह सुनकर केल कहता है यह डिलीशियस है। यह सुनकर फादर कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल कचरे की तरह है। तभी उन्हें रियलाइज होता है और वह हैरान होते हुए कहते हैं क्या तुमने अभी अभी इसे डिलीशियस कहा, क्योंकि उन्होंने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगा कि केल को हमेशा की तरह खाना पसंद नहीं आएगा। तभी केल आगे कहता है हाँ यह काफी डिलीशियस है और सभी चीजों का टेस्ट काफी अच्छा है। यह सुनकर फादर केल से कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, यह डिलीशियस है। मुझे अच्छा लगा कि तुम खाने को एंजॉय कर
कर रहे हो। यह सुनकर केल फादर से कहता है, प्लीज फादर, आप भी खाने को अच्छे से खाइएगा। और अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह अच्छा है कि मुझे सब ट्रैश समझते हैं, इसलिए वे मुझे मेरे मैनर्स की वजह से क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज, और बेसन की तरफ देखते हुए कहता है, इस टेरिटरी को रूल करके अपने लाइफ को जीना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बल्कि अगर बेसन काउंट बन जाता है तो मैं काउंट के ओल्डर ब्रदर के पोजीशन का यूज करते हुए एक पीसफुल लाइफ जी सकता हूँ। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया और वार हो गई तो मैं सिर्फ अपनी चीजों को लेकर ऐसी जगह पर चला जाऊंगा जहाँ पर वार ना पहुँच सके। तभी फादर केल से कहते हैं, केल क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? यह सुनकर केल थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, हाँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए आप मुझे जितना पैसा दे सके उतना ही दीजिएगा। यह सुनकर फादर कहते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हें काफी सारा पैसा दूंगा। यह सुनकर केल काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुरा रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां केल पैसे के अमाउंट को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, इतना ज्यादा पैसा, यह तो कुछ ज्यादा ही है। और अपने मन में सोचते हुए कहता है, इस हाउस में सिर्फ काफी सारा पैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पैसा है। और उसे अपने जेब में रखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, इतने ज्यादा पैसों के साथ लगता है मुझे अपने प्लान को चेंज करना होगा। तभी वह कहता है, रॉन। यह सुनकर रॉन कहता है, यंग मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यह सुनकर केल रॉन से पूछता है, आज डेट क्या है? यह सुनकर रॉन कहता है, फेलिक्स कैलेंडर के अकॉर्डिंग आज 29th डे 3rd मंथ और 781 ईयर्स है। यह सुनकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, 3rd मंथ का 29th डे मुझे जल्दी करनी होगी, क्योंकि चोई हान जल्द ही वेस्टर्न यानी कि यहाँ पर आने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ केल अपनी गाड़ी से उतरकर एक स्टोर के बाहर आ जाता है। हम देखते हैं जहाँ उसका गार्ड उसे फॉलो कर रहा था, जिसे देखकर केल कहता है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर वह गार्ड हैरान होते हुए कहता है, क्या? तभी केल आगे कहता है, क्या तुम मुझे फिर से खुद को रिपीट करवाना चाहते हो? और स्टोर के अंदर की तरफ जाने लगता है। यह देखकर वह गार्ड केल से पूछता है, मेरा मतलब है कि क्या यंग मास्टर मुझे आपका इंतजार नहीं करना है? यह सुनकर केल कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ थोड़ी देर तक रुकूंगा। और दरवाजे को खोलकर स्टोर के अंदर आता है। दरवाजे के खुलने की आवाज को सुनकर वहां पर बैठा एक पर्सन दरवाजे की तरफ देखता है जहां केल खड़ा होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन केल की नजर इस स्टोर के ओनर पर होती है, जिस पर्सन को देखकर केल कहता है, इस वेल्दी बास्टर्ड का नाम विलोस है। देखने से वह एक पिगी बैंक की तरह दिखता है। तभी केल विलोस के सामने कुछ पैसे को रखते हुए कहता है, मैं आज पूरा दिन 3rd फ्लोर पर रुकूंगा और मेरे पास ऐसा टी लेकर आओ जो कड़वा ना हो। और वहां से 3rd फ्लोर पर जाते हुए कहता है, क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई नोवेल या पोएम है? यह सुनकर विलोस कहता है, ऑफ कोर्स यंग मास्टर, हमारे पास कई सारे नोवेल्स हैं। यह सुनकर केल विलोस से कहता है, तो ठीक
है, मेरे लिए कोई इंटरेस्टिंग नोवेल और एक कप टी ले आओ। यह सुनकर विलोस कहता है, हाँ मैं समझ गया। तभी केल उसे एक कॉइन देते हुए कहता है, मैं बाद में और भी ज्यादा टी पीऊंगा, इसलिए इसे ले लो। उस कॉइन को लेकर विलोस काफी ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, यंग मास्टर, यह तो 1 मिलियन गैलन है, यह काफी ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि गैलन वहाँ की करेंसी है। तभी केल कहता है, मेरे पास काफी सारा पैसा है, इसलिए तुम इसे बस अपना टिप समझ सकते हो। और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे ऐसे ही अपने पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ऐसा ही करता था। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ केल अपने रूम में बैठा होता है और बाहर की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह वही जगह है जहाँ पर चोई हान नोवेल में आया था। वह काउंट को रिपोर्ट करने आया था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है। चोई हान जिन सभी से प्यार करता था उन्हें मार दिया गया और वह उन असासिन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बजाय उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी अटैक के बारे में रिपोर्ट करना था। वह काफी केयरिंग पर्सन है। हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ जब पहली बार केल चोई हान से मिला था तभी केल चिल्लाते हुए चोई हान से कहता है, हम जो इस लैंड के रूलर हैं, हमें उन यूजलेस विलेजर्स के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए। और ये अल्कोहल की कैप जो मेरे हाथ में है वो तुम जैसे लोगों की जिंदगी से कई ज्यादा प्रीसियस है। यह सुनकर चोई हान कहता है, कितना इंटरेस्टिंग है, और मुस्कुराते हुए आगे कहता है, मैं यह जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि इसके बाद क्या तुम अपने माइंड को चेंज करोगे कि नहीं। और जाकर केल के फेस को पकड़ लेता है। इन सभी बातों को याद कर कर केल परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले से ही इसके बारे में नोवेल में पढ़ा था। और वह परेशान होते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, अगर मैं चाहता हूँ कि चोइहान के साथ मेरी फर्स्ट मीटिंग अच्छी जाए तो मुझे उसके ऊपर अपने गुड इम्प्रेशन को छोड़ना होगा। लेकिन मुझे फिर भी काफी ठंडी लग रही है। मुझे लगता है कि मुझे नोवेल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। तभी वह विंडो से बाहर की तरफ देखता है, क्योंकि वहाँ पर चोइहान होता है, जिसे देखकर केल कहता है, मुझे लगता है कि वे गार्ड उससे आइडेंटिफिकेशन पेपर मांग रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ होगा, लेकिन उसे सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। हम देखते हैं जहां उन दोनों गार्ड ने चोइहान को अंदर नहीं आने दिया होता है, जिसकी वजह से चोइहान लौट जाता है। केल आगे कहता है, चोइहान अभी के लिए सिटी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वह रात का इंतजार कर रहा है। रात को वह सीक्रेटली दीवार पर से कूद कर सिटी के अंदर एंटर करेगा और फिर इसके बाद उसकी मुलाकात केल से होगी, जो ड्रिंक करने में बिजी रहेगा और उस फ्लोर से नीचे की तरफ जाने लगता है और विलोस से कहता है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, इसलिए मेरी जगह को क्लियर मत करना। यह सुनकर विलोस कहता है, यस यंग मास्टर। तभी केल दरवाजे को खोलकर बाहर की तरफ चला जाता है, लेकिन अभी भी वहां पर बैठे सभी लोग घबराए हुए होते हैं और केल के बाहर जाते ही वह सब चिल्लाते हुए कहते हैं, केल केल बिना किसी चीज को तोड़े यहाँ से चला गया। लेकिन इन सभी बातों को केल सुन पा रहा था और कहता है,
मैं तुम लोगों के बातों को सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एबिलिटीज को गेन करना होगा और मुझे प्रिपेयर होना होगा और मुझे इसके लिए कुछ पावरफुल लोगों की जरूरत है इस कॉन्टिनेंट में सरवाइव करने के लिए जहाँ पर वार होने वाली है। इसके लिए मुझे स्ट्रांग होना होगा और बिना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन के मुझे लंबी लाइफ जीने के लिए पावरफुल होना होगा। अगर मैं पावरफुल हो जाता हूँ तो कठिन और डेंजरस सिचुएशन हमेशा मेरे रास्ते में आएगी। तभी केल हमें एंशियंट पावर के बारे में बताता है, जिनमें से एक फॉर्मलेस शील्ड है जो मेज के माना शील्ड के सिमिलर होता है। हम देखते हैं जहाँ केल एक ब्रेड के दुकान पर आ गया होता है और आगे कहता है, आज से मुझे इंडेस्ट्रक्टेबल शील्ड को ओबटेन करने के लिए प्रिपेयर होना होगा। अपने शॉप पर केल को देखकर शॉप ओनर काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, यंग यंग मास्टर, आपका स्वागत है। उस शॉप ओनर को इतना घबराता हुआ देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे अब यह सब देखकर हैरानी नहीं होती। और फिर शॉप ओनर से कहता है, मुझे कुछ ब्रेड चाहिए। यह सुनकर शॉप ओनर हैरान हो जाता है। तभी केल शॉप ओनर को इशारा करते हुए कहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे सभी ब्रेड चाहिए। और शॉप ओनर के सामने एक कॉइन फेंकता है जिसकी कीमत 1 मिलियन गैलन होती है और फिर शॉप ओनर से कहता है, इन सभी ब्रेड को पैक कर दो। लेकिन शॉप ओनर अभी भी काफी ही ज्यादा हैरान होता है, जिसे देखकर केल कहता है, अगर तुम मुझे यह नहीं बेचना चाहते तो मैं कहीं और जा सकता हूँ। यह सुनकर शॉप ओनर काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है यंग मास्टर, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सभी को पैक कर देता हूँ। और उन सभी ब्रेड को पैक करने के लिए वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ केल काफी ही ज्यादा ब्रेड को लेकर जा रहा होता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं पहले से ही जानता था, लेकिन यह प्लेस कोरिया से बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है कि यह इसलिए है क्योंकि यह एक फंटेसी वर्ड है, लेकिन मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं एक ट्रैश कैरेक्टर के बॉडी में आ गया। तभी वह अपने पैरों की तरफ देखता है, जहाँ जमीन के गीला होने की वजह से केल के पैर गंदे हो रहे थे और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस एरिया से निकलना होगा। हम देखते हैं जहाँ दो बच्चे केल को जाता हुआ देख रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ केल सिटी से दूर एक माउंटेन पर आ जाता है और उस थैले को जमीन पर रखता है। इतना दूर आने की वजह से केल काफी ही ज्यादा थक गया होता है और अपने पसीने को पोंछता है। तभी वह सिटी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं काफी लंबे रास्ते से आ रहा हूँ और यह बैग काफी भारी है, जिसकी वजह से मैं काफी ही ज्यादा थक गया। तभी वह एक लकड़ी के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है और उस लकड़ी के दरवाजे को खोलते हुए कहता है, देखने से यह प्लेस काफी पुराना लगता है। तभी वह अपने सामने देखता है जहाँ एक काफी ही ज्यादा बड़ा ट्री होता है, जिसे देखकर केल
अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह ट्री देखने से 100 साल पुराना लगता है। तभी उसे साइड से किसी बच्चे की आवाज आती है, जो केल से कहता है, आपको उस ट्री के पास नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं जहाँ वह दोनों वही बच्चे होते हैं जो आगे कहते हैं, यह एक मैन ईटिंग ट्री है जो इंसानों को खाता है। जो लोग इस ट्री पर लटक कर सुसाइड कर लेते हैं वे रात को ममीज बन जाते हैं। यह सुनकर केल मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, तो यह वही ट्री है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तभी केल हमें बताता है, काफी लंबे समय पहले एंशियंट टाइम के दौरान एक ऐसी पर्सन थी जिसे खाने से बहुत प्यार था, जिसकी वजह से ग्लूटोनी ने उसे टेम्पल से निकाल दिया और वह काम करते करते आखिरकार मर गई और उसकी बॉडी की वजह से यह ट्री ग्रो हुआ है और इस ट्री के अंदर उसकी सारी ग्रज की पावर है और अपने बैग से एक ब्रेड निकालते हुए कहता है, मैं इंडेस्ट्रक्टेबल शील्ड के पावर को फील कर सकता हूँ। तभी उसे साइड से उन्हीं बच्चों की आवाज आती है जो केल से कहते हैं, तुम मर जाओगे, तुम उसके पास मत जाओ। जिन सभी बातों को सुनकर केल परेशान होते हुए कहता है, अगर आप कहीं पर भी चले जाते हो तो आपको वहाँ पर कोई न कोई शोर करने वाला बच्चा मिल जाएगा। मुझे पहले ही उन दोनों को यहाँ से भगा देना चाहिए था और उठकर उन दोनों बच्चों की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वह दोनों घबरा जाते हैं और डरते हुए केल से कहते हैं, वह मैन ईटिंग ट्री है, आप मर जाओगे। तभी केल उन दोनों के पास ब्रेड के 2 बैग फेंकता है और उन दोनों से कहता है, मैं नहीं मरूंगा, इसलिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन उनमें से एक कह रही होती है कि यह मैन ईटिंग ट्री है। तभी केल उन दोनों को कोल्ड लुक देते हुए कहता है, क्या तुमने कभी केल द ट्रैश के बारे में सुना है? केल के ऐसे कोल्ड लुक को देखकर वह दोनों घबरा जाते हैं और उनमें से एक बच्चा कहता है, नूना चलो यहाँ से चलते हैं। तभी उनमें से वही बच्ची केल से कहती है, तुम नहीं मर सकते। यह सुनकर केल काफी अजीब सा फेस बनाता है और उस पेड़ की तरफ जाते हुए कहता है, तो चलो चले इसे फिर से शुरू करते हैं। तभी केल उनमें से एक ब्रेड को उस ट्री के पास वाले ब्लैक होल में डालता है, जो ब्रेड तुरंत ही डिसअपेयर हो जाता है, जिसे देखकर केल काफी ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई अंदर की तरफ से खींच रहा है, लेकिन मेरा हाथ अपने आप बाहर आ गया और यह शील्ड उसी पर्सन के पावर की वजह से फॉर्म हुआ है। लेकिन यह काफी कमाल की बात है कि वह शील्ड एंशियंट पावर में से एक है और उस होल की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस सच में ट्रस्टवर्दी है। और आगे कहता है, मुझे नोवेल याद है कि मुझे इसे जब तक खिलाना होगा जब तक यह डार्कनेस डिसअपेयर न हो जाए और यह डार्कनेस उसके ग्रज की वजह से फॉर्म हुआ है। अगर एक बार डार्कनेस डिसअपेयर हो जाता है तो उसके अंदर से एक लाइट अपेयर होगा। और उस बैग को उठाते हुए कहता है, अगर मैंने बस एक बार उस लाइट को देख लिया तो वह शील्ड मेरा हो जाएगा। और उस बैग के सभी ब्रेड को उस डार्कनेस के अंदर डालते हुए कहता है, जब तक यह डार्कनेस गायब नहीं हो जाता जब तक तुम इसे खा सकती हो। बैग के अंदर के सभी ब्रेड खत्म हो जाने के बाद केल उस डार्क होल को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इस डार्कनेस को मिटाने के लिए ब्रेड के 10 और बैग लगेंगे। और वह उस होल को ध्यान से देखते हुए
हुए कहता है, लेकिन यह देखने में काफी अजीब और डरावना दिखता है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। और वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं कल यहाँ वापस आऊंगा। तभी हम उन दोनों बच्चों को देखते हैं जो केल के दिए हुए ब्रेड को खा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, देखने से लगता है कि यह दोनों उस ट्री के पास जाने से काफी ही ज्यादा डरते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बस एक बार अपने सर को उस होल के अंदर डाल दिया तो वह ट्री उन्हें पूरी तरीके से खा जाएगा और यह उन लोगों के लिए काफी ही ज्यादा खतरनाक है। तभी केल उन दोनों से कहता है, अगर तुम आज की तरह कल भी ब्रेड खाना चाहते हो तो जो आज हुआ उसके बारे में किसी से भी मत कहना। अगले सीन में हम देखते हैं जहां केल उस स्टोर से जा रहा होता है, जिसे देखकर बिलोस कहता है, क्या आप यहाँ से जा रहे हैं? यह सुनकर केल कहता है, हाँ तुमने सही कहा। यह सुनकर बिलोस कहता है, प्लीज यहाँ पर दोबारा आइएगा। यह सुनकर केल बिलोस से कहता है, आज की चाय काफी अच्छी थी और मैंने अभी तक सिर्फ आधे बुक को पढ़ा है, लेकिन वह बुक काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे पसंद आया कि कैसे मेन कैरेक्टर ने अपनी एबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया और वह ग्रो हुआ। इसलिए उस बुक को किसी और को मत पढ़ने देना। मैं यहाँ पर उस बुक को पढ़ने के लिए दोबारा आऊंगा। यह सुनकर विलोस खुश हो जाता है और हंसते हुए केल से कहता है, यंग मास्टर केल, मैं सिर्फ आपके लिए उस बुक को रिजर्व करूंगा। और केल को अलविदा करते हुए कहता है, प्लीज यहाँ पर दोबारा आइएगा, मैं यहाँ पर आपका इंतजार करूंगा। कुछ समय बाद हम एक बार का सीन देखते हैं जहाँ बार का ऑनर केल को देखकर काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और केल को ग्रीट करते हुए कहता है, वेलकम यंग मास्टर। उस ऑनर के ऐसे हरकत को देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, वह काफी डरा हुआ लग रहा है, लेकिन यह ओवियस है क्योंकि केल ड्रिंक करने के बाद अपने आसपास के सभी चीजों को तोड़ देता है और उस शॉप ऑनर के पास एक कॉइन को फेंकते हुए कहता है, हमेशा की तरह उसी बॉटल को ले आओ और उसके साथ कुछ रोस्टेड चिकन भी। यह सुनकर शॉप ऑनर कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पर किसी सीट पर नहीं बैठेंगे? केल के कुछ ना बोलने की वजह से शॉप ऑनर काफी ही ज्यादा घबरा जाता है और दौड़कर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं उन्हें तुरंत ही लेकर आता हूँ। केल अपने आसपास देखता है जहाँ वहाँ पर बैठे सभी लोग केल को नजरअंदाज कर रहे थे, जिन्हें देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, यहाँ पर बैठे सभी गैंगस्टर और स्कैमर मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में अब ध्यान से सोचूं तो केल काफी अजीब पर्सन था, क्योंकि आमतौर पर अमीर फैमिली के ट्रैश गैंगस्टर और स्कैमर के साथ काम करते हैं, लेकिन केल इस तरह के लोगों से नफरत करता था। उसे लगता था कि यह सब सिर्फ बेकार लोगों के एक झुंड हैं। तभी शॉप ऑनर केल को वह अल्कोहल की बोतल और चिकन देते हुए कहता है, यंग मास्टर, यह रहा आपका ऑर्डर। केल अल्कोहल और चिकन को लेकर वहां से जाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह वही अल्कोहल है जिसे केल हमेशा ड्रिंक करता है और यह अल्कोहल
अल्कोहल इस शॉप की सबसे एक्सपेंसिव अल्कोहल है। हम देखते हैं जहां केल को देखकर शॉप में बैठे सभी लोगों के पसीने छूट रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं जहां केल उस वाइन की बोतल को खोलकर उसे पीता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं अपने अंदर की गर्मी को फील कर सकता हूँ और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि सिटी गेट से दूर इस वॉल के साथ 100 स्टेप चलने के बाद मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। और अपने सामने देखकर मन में सोचते हुए कहता है, जैसी मुझे उम्मीद थी। हम केल के सामने देखते हैं जहां दो कैट होते हैं जिन्हें देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह वही जगह है जहां चोई हान इस वॉल पर से कूदकर सिटी के अंदर आया था। और इस वर्ड में कोइंसिडेंस एक बिग रोल प्ले करता है। और चोई हान ने अपने एंकल को ट्विस्ट कर दिया क्योंकि दीवार पर से जंप करते हुए यह दोनों कैट उसके नीचे आ गए थे जिन्हें वह कुचलना नहीं चाहता था। और चोई हान को देखकर अपने मन में सोचते हुए कहता है, वह सच में एक नाइस पर्सन है, आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। तभी चोई हान केल की तरफ देखता है। चोई हान को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर केल थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा सा अल्कोहल पी लिया क्योंकि अब मैं कुछ करता हूँ तो उसे मेरे ऊपर शक नहीं होगा। अगर मुझे किसी के ऊपर अपने अच्छे इम्प्रेशन को छोड़ना है तो मुझे सबसे पहले किसी भूखे को खाना खिलाना होगा। और उन दोनों कैट की तरफ उस चिकन को रखते हुए कहता है, देखने से तुम दोनों भूखे लग रहे हो इसलिए इसे खा लो। और उन दोनों को गौर से देखते हुए कहता है, मुझे जितनी उम्मीद थी यह दोनों उससे भी ज्यादा छोटे हैं। और उस चिकन के छोटे छोटे पीसेस करते हुए कहता है, क्या तुम रोस्टेड चिकन खाना चाहते हो? और उस कैट को सहलाते हुए कहता है, इसलिए इसे खा लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है? और चोई हान की तरफ देखता है जो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी केल चोई हान से इनडायरेक्ट तरीके से कहता है, क्या तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है? और क्या तुम भूखे नहीं हो? और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे जैसा लगा था वह बात नहीं करना चाहता, वह मुझे बस अभी ऑब्जर्व कर रहा है। तभी केल आगे कहता है, क्या तुम मुझे आंसर नहीं देना चाहते? तभी चोई हान कहता है, हाँ मैं भूखा हूँ। यह सुनकर केल चोई हान के पास जाता है और चोई हान से कहता है, हे मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अगर तुम किसी को डिलीशियस फूड प्रोवाइड करते हो तो तुम उसके ऊपर अपने बेस्ट इम्प्रेशन को छोड़ सकते हो। तभी केल वहां से जाते हुए पीछे मुड़कर देखता है जहां चोई हान उसे फॉलो कर रहा था, जिसे देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह काफी अच्छी बात है कि वह मुझे फॉलो कर रहा है। तभी वह अपने पैरों के पास देखता है जहां उनमें से एक कैट केल को काफी पसंद कर रहा था, जिसे देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे सच में कैट नहीं पसंद है लेकिन यह काफी क्यूट है। तभी वह चोई हान की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर केल अपने मन में सोचते
करते हुए कहता है, मैं इन्हें ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकता, और चोई हान के सामने अच्छा बनते हुए और उस कैट को सहलाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे काफी पसंद करते हो, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, इसलिए अगली बार हम फिर से मिलेंगे। यह सुनकर वह दोनों कैट वहाँ से चले जाते हैं और केल चोई हान के साथ वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ चोई हान चलते चलते रुक जाता है, जिसे देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं ऐसा एक्टिंग कर रहा हूँ कि मैं चोई हान को नोटिस नहीं कर रहा, और पीछे मुड़कर चोई हान से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, और अपने मन में सोचते हुए कहता है, लगता है कि वह मुझे फिर से जज कर रहा है। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक इजी ओपोनेंट हूँ। और फिर चोई हान से कहता है, क्या तुम नहीं आ रहे? तभी हम उन्हीं गार्ड को देखते हैं जो केल को देखकर कहते हैं, यंग मास्टर, और काफी ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या यह मुझे यंग मास्टर कहना रोक नहीं सकते? यह सुनने में काफी अजीब लगता है। तभी वह दोनों गार्ड केल से कहते हैं, यंग मास्टर प्लीज आप अंदर आ जाइए। अगले सीन में हम हैनिट्यूस मैंसन का सीन देखते हैं, जहां रॉन केल का वेलकम करते हुए कहता है, यंग मास्टर आपका स्वागत है। यह सुनकर केल रॉन को थैंक्स बोलता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या वह सच में मेरा इंतजार कर रहा था? लेकिन यह बुढ़ा काफी ही ज्यादा डरावना है। तभी हम देखते हैं जहां रॉन और चोई हान एक दूसरे को घूर रहे थे, जिन्हें देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या मैं हैल्यूसिनेट कर रहा हूँ, या फिर सच में मैं इन दोनों के बीच के टकराव को देख सकता हूँ? तभी केल चोई हान से कहता है, मुझे फॉलो करो, और वह दोनों ऊपर के फ्लोर पर जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर रॉन केल से कहता है, यंग मास्टर क्या आप कुछ चाहते हैं? अगर आप चाहें तो मैं गेस्ट का अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ। यह सुनकर केल कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अपने मन में सोचते हुए कहता है, वह दोनों एक दूसरे से मिल गए, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। तभी हम डिप्यूटी बटलर हांस को देखते हैं, जो केल को देखकर कहता है, यंग मास्टर तो आप आज फिर से अल्कोहल को ड्रिंक कर कर यहाँ पर वापस आए हैं। हांस को देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह वही पर्सन है जो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हांस को उस वाइन की बोतल देते हुए कहता है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। और वहाँ से जाते हुए हांस से कहता है, लेकिन अगली बार ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसे तुम्हारे ऊपर फेंक दूं। केल को यहाँ से जाता हुआ देखकर हांस केल से पूछता है, यंग मास्टर आप कहाँ पर जा रहे हैं? अगले सीन में हम किचन नंबर 2 का सीन देखते हैं, जहाँ केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, एक और पर्सन है जिससे आज चोई हान को मिलना है, और अपने सामने देखते हुए कहता है, यह रहा वह पर्सन, असासिन रॉन का बेटा बीकॉक्स। एक और खतरनाक पर्सन, वह अपने उसी हाथ और उसी फेस के साथ सभी खाने को बनाता है, क्योंकि उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं होता। चोई हान को आज इस पर्सन से इसलिए मिलना था क्योंकि जब चोई हान केल को पीट रहा था तो उस समय वहां पर बीकॉक्स भी था। चोई हान के स्किल्स को देखकर बीकॉक्स काफी ही ज्यादा हैरान था, और उसने डिसाइड किया कि वह चोई हान को फॉलो करेगा। अगर बीकॉक्स चोई हान को फॉलो करता है तो उसके साथ ही साथ उसके फादर रॉन भी उसे फॉलो करेंगे,
और चोई हान के कंधे पर हाथ रखते हुए रॉन से कहता है, इसे खाने के लिए कुछ दो। यह सुनकर बिकॉक्स अपने नाइफ को ऊपर करते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी। नाइफ को देखकर केल बिकॉक्स से कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए नाइफ को नीचे नहीं रख सकते और इसे खाने के लिए कुछ दो, क्योंकि यह भूखा है। यह सुनकर बिकॉक्स कहता है, मैं समझ गया यंग मास्टर। तभी केल मन में सोचते हुए कहता है, यह काफी अच्छी बात है। बिकॉक्स और चोई हान और उसके साथ ही साथ रॉन और मुस्कुराते हुए आगे कहता है, यह तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं। तभी केल बिकॉक्स से आगे कहता है, मेरे लिए भी खाने को प्रिपेयर करो, क्योंकि मैं भी भूखा हूँ और फूड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और तुमने जो कल स्टीक को बनाया था उसका टेस्ट काफी अच्छा था। तुम सच में एक अमेजिंग शेफ हो। और वहाँ से जाते हुए कहता है, स्टीक की तरह मेरे लिए आज भी किसी और वंडरफुल मील को प्रिपेयर करो। तभी हान केल से कहता है, यंग मास्टर, मैं इस गेस्ट के बारे में क्या करूं? यह सुनकर केल हान से कहता है, वह मेरा गेस्ट है, इसलिए मैं उसका ध्यान खुद ही रखूंगा। और अपने मन में सोचते हुए कहता है, वे तीनों आखिरकार एक दूसरे से मिल गए, इसलिए मेरा आज का यह काम यहीं पर खत्म होता है। लेकिन अगर इतना काफी नहीं हुआ तो मैं बिकॉक्स के सामने चोई हान के हाथों किसी को पिटवाऊंगा। चोई हान के स्किल को देखकर बिकॉक्स काफी ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाएगा और चोई हान को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी केल अपने रूम में जाते हुए हान से कहता है, हांस, जब मील रेडी हो जाए तो उसे मेरे रूम में ले आना। तभी हम हांस को देखते हैं जो काफी गौर से केल को ही देख रहा होता है। अगले सीन में हम काउंट का सीन देखते हैं जहां काउंट हांस से कहते हैं, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वह फ्लिन मर्चेंट गिल्ड के एल्जिमेट सन के टी शॉप पर गया था और उसने घर पर किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन को लेकर आया है और इसके साथ ही साथ उसने आज काफी कम अल्कोहल को पिया था और वह नशे में नहीं था। यह सुनकर हांस कहता है, क्या हमें उनके बारे में और पूछताछ करनी चाहिए? यह सुनकर काउंट कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तक वह इस सिटी में रहता है तब तक वह मेरे ज्यूरिसडिक्शन के अंडर है, इसलिए बस उसे ऑब्जर्व करो और हमेशा की तरह मुझे रिपोर्ट करते रहो। यह सुनकर हांस काउंट के सामने झुकते हुए कहता है, मैं समझ गया। तभी काउंट काफी ही ज्यादा सीरियस होकर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, केल काफी ही ज्यादा चेंज हो गया है। केल पहले से काफी डिफरेंट हो गया है, क्योंकि अचानक से वह काफी स्मार्ट और स्ट्रांग हो गया। लेकिन हम उसके एक्शन को देखकर क्लियरली बता सकते हैं कि वह पहले से काफी डिफरेंट है। तभी काउंट हांस से कहते हैं, हांस। यह सुनकर हांस कहता है, यस माय लॉर्ड। तभी काउंट आगे कहते हैं, मेरे लिए फ्लिन के अल्जीमेट सन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेकर आओ। यह सुनकर हांस कहता है, मैं समझ गया। अगले सीन में हम देखते हैं जहां काउंट विंडो से बाहर देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ केल ही नहीं चेंज हुआ है, बल्कि मुझे इस कॉन्टिनेंट का एटमॉस्फेयर काफी डेंजरस फील हो रहा है। हैनिट्यूस फैमिली हमेशा से अपने फॉर्चून को प्रोटेक्ट और अपने आप को धीरे धीरे एक्सपेंड करती हुई आ रही है। हमें कुछ पास्ट के पैनल दिखाए जाते हैं जहां काउंट केल और बेसिन से कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारा नाम हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड किया जाए।
जाए, बस तुम शांति और खुशी से जियो। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ काउंट वहां से जाते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि मुझे सिटी वॉल्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगले सीन में हम केल को देखते हैं जो अपने सामने रॉन को देखकर अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। और हमेशा की तरह रॉन मेरे लिए लेमनेड ले आया। तभी रॉन केल से कहता है, आप काफी अच्छे से सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। तभी केल रॉन के गर्दन पर इंजरी को देखकर रॉन से पूछता है, तुम्हारा गला आखिरकार इंजर्ड कैसे हो गया? यह सुनकर रॉन कहता है, क्या आप मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं? यह सुनकर केल रॉन के हाथों से लेमनेड को लेते हुए कहता है, वेल नहीं, यह देखने में थोड़ा अजीब दिख रहा है। यह सुनकर रॉन केल से कहता है, यह कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बिल्ली ने मेरे ऊपर अपने पंजों से स्क्रैच मार दिया। लेकिन केल को पता चल जाता है कि दोनों बाप बेटों ने चोइहान के ऊपर अटैक किया था और इसी की वजह से रॉन इंजर्ड हो गया। और केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, वह चोइहान को बस एक कैट कह रहा है। और उस खाली कप को रॉन को देकर वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर रॉन केल से पूछता है, यंग मास्टर, क्या आप तुरंत ही बाहर जा रहे हैं? यह सुनकर केल रॉन से कहता है, हाँ, मुझे बाहर कुछ काम है। यह सुनकर रॉन कहता है, हाँ, मैं समझ गया यंग मास्टर, लेकिन और काफी ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है, आप इस लेमनेड के बारे में क्या सोचते हैं? यह सुनकर केल कहता है, यह डिलीशियस है। और परेशान होते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, आखिरकार यह ओल्ड मैन चाहता क्या है? आखिरकार यह किस तरह का क्वेश्चन है? तभी वह दरवाजे को खोलकर अपने सामने देखता है, जहां उसके जस्ट सामने ही चोइहान खड़ा होता है, जिसे देखकर केल काफी ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और दरवाजे को बंद करते हुए कहता है, उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। केल को इतना ज्यादा सरप्राइज देखकर रॉन केल से कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतना ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे। आपका गेस्ट कल से ही आपका बाहर वेट कर रहा है। मुझे यह चीज आपको बताने के लिए चांस नहीं मिला, क्योंकि आपने अभी अभी दरवाजे को खोला है। मैंने उनसे कहा था कि वह अपने रूम में जाकर आपका वेट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि वह आपसे मिलना चाहते हैं और इसीलिए वह बाहर वेट कर रहे हैं। रॉन की बातों को सुनकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या उसे मुझे बताने के लिए चांस नहीं मिला? कितना बुरा पर्सन है, वह मुझे बता सकता था, लेकिन वह मुझे बताना ही नहीं चाहता था। तभी केल दरवाजे को खोलकर अपने सामने खड़े चोइहान से पूछता है, क्या कोई बात है? और चोइहान को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, वह अभी भी उसी जगह पर बिना 1 इंच हिले हुए खड़ा है। तभी चोइहान केल से कहता है, मैं आपको पे करना चाहता हूँ। यह सुनकर केल हैरान होते हुए कहता है, क्या? तभी चोइहान आगे कहता है, आपने मुझे जो खाना खिलाया, मैं उसके लिए आपको पे करना चाहता हूँ। यह सुनकर केल अच्छा बनते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्या कोई ऐसा चीज है जिसे तुम मुझसे चाहते हो? यह सुनकर चोइहान हेजिटेट करते हुए कहता है, एक्चुअली में कुछ ऐसा है जिसमें हेल्प के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यह सुनकर केल को समझ
समझ में आ जाता है और वह अपने मन में सोचते हुए कहता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वह मुझसे हैरिस विलेज के इंसिडेंट के बारे में बात करेगा, लेकिन मुझे इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और चोई हान से कहता है, अगर तुम्हें कोई रिक्वेस्ट करनी है तो तुम उसे हांस को बता सकते हो। वह एक टैलेंटेड डिप्यूटी बटलर है और तुम अपने रिक्वेस्ट को उसे बता सकते हो जिसमें वह तुम्हारी मदद कर सकता है। और रॉन के कंधे पर हाथ रखते हुए चोई हान से कहता है, बाय द वे रॉन भी एक टैलेंटेड पर्सन है और तुम इन्हें भी अपने रिक्वेस्ट को बता सकते हो। और रॉन से कहता है, रॉन तुम अपने एबिलिटीज के साथ मेरे गेस्ट का अच्छे से हेल्प करना। तभी चोई हान हेजिटेट करते हुए केल से कहता है, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ? यह सुनकर केल चोई हान से कहता है, क्या मुझे यह जानना इम्पोर्टेंट है कि तुम कौन हो? और क्या मुझे किसी की मदद करने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? मैं तुम्हारे सिचुएशन को देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारा रिक्वेस्ट काफी डिफिकल्ट है, और अगर तुम्हारा रिक्वेस्ट काफी डिफिकल्ट है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसमें हांस तुम्हारी मदद कर सकता है। और वहाँ से जाते हुए कहता है, तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मैं काफी बिजी हूँ। और अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे और भी पॉकेट मनी की जरूरत है क्योंकि आज मुझे काफी सारा पैसा खर्च करना है। तभी रॉन केल से कहता है, यंग मास्टर। यह सुनकर केल पीछे मुड़कर देखता है। रॉन आगे कहता है, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। यह सुनकर केल मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी रॉन अपने मन में सोचते हुए कहता है, जैसा आप चाहें। कठिनाइयों के रास्ते से गुजरकर एक प्रोटैगनिस्ट अपने कंपेनियंस के साथ क्या करता है, इंटरेस्टिंग। और केल को जाता हुआ देखकर अपने मन में सोचते हुए कहता है, एक फियरलेस पपी जिसे खट्टा चीज पसंद नहीं था, और अगर उसके सामने कोई खट्टी चीज आ जाए तो वह उसे फेंक देता था, लेकिन उसे अभी भी वह पसंद नहीं है, लेकिन उसने इसे पी लिया। मैं आपको बता दूं, लेमनेड नींबू पानी को ही कहते हैं। तभी रॉन अपने मन में सोचते हुए आगे कहता है, एक फियरलेस पपी जो कभी भी किसी से नहीं डरता था, लेकिन वह आज डर रहा था। क्या वह कुछ जानता है? तभी रॉन से चोई हान कहता है, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो? चोई हान को देखते हुए रॉन अपने मन में सोचते हुए कहता है, यह बेवकूफ अपने बॉडी के अंदर से ब्लड के सेंट को रिलीज कर रहा है, लेकिन यह ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि यह पूरी तरीके से क्लीन है, इंटरेस्टिंग। और चोई हान से कहता है, तो ठीक है मुझे फॉलो करो। तभी चोई हान मुड़कर केल की तरफ देखता है और फिर रॉन के साथ वहां से जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां केल वापिस से उस विशाल ट्री के पास बैग भरकर ब्रेड लेकर पहुंच जाता है और उन सभी ब्रेड को उस डार्कनेस के अंदर डालने लगता है। तभी उसे उस डार्कनेस से आवाज आने लगती है, और ज्यादा, मुझे और भी ज्यादा चाहिए। आवाज को सुनकर केल भी थोड़ा सा घबरा जाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है, इसने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया। और आगे कहता है, यह आवाज उसी वुमेन की है
जिसे बुक में मेंशन किया गया था। यह वही प्रिस्टेस है जो अपने डेथ तक भूखी थी। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन काउंट डेरथ ने मुझे आज रात जल्दी आने के लिए कहा था, इसलिए मुझे डिनर से पहले वहां पहुंचना होगा। और वहां से जाते हुए कहता है मुझे जल्दी करनी होगी। मुझे लगता है कि मैंने ट्री को आधा सेटिस्फाई कर दिया है, अब मुझे कुछ और बैग भरकर ब्रेड की जरूरत है। तभी केल उन दोनों बच्चों की तरफ देखता है जो बैठकर ब्रेड को खा रहे होते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ केल अपने मन में कहता है मैंने कल उस बेकरी से उसके सारे ब्रेड के स्टॉक को ले लिया था। मुझे लगता है उन्हें और ब्रेड प्रिपेयर करने में काफी समय लगेगा, इसलिए मुझे किसी और बेकरी को ढूंढना चाहिए। तभी उसके बगल से कोई हकलाते हुए कहता है यंग यंग मास्टर। हम देखते हैं वो एक लेडी होती है जो केल से आगे कहती है हमारे बेकरी में काफी सारा ब्रेड है। यह सुनकर केल उस लेडी के पास एक कॉइन को फेंकते हुए कहता है मुझे जल्दी से उन सभी ब्रेड को दे दो। और अपने मन में सोचते हुए कहता है इस वुमेन को पता है कि बिजनेस कैसे करते हैं। उस कॉइन को देखकर वह लेडी काफी ही ज्यादा खुश हो जाती है और वहां से जाते हुए कहती है यंग मास्टर प्लीज थोड़ी देर वेट करिए। अगले सीन में हम देखते हैं जहां वह लेडी केल के सामने बैग भरकर ब्रेड को लाकर रख देती है, जिसे देखकर केल अपने मन में सोचते हुए कहता है यह देखने से काफी ही ज्यादा लग रहा है, सच में यह बेकरी काफी अच्छी है। तभी वह लेडी केल से कहती है मैं आपके लिए बाद में और भी ज्यादा ब्रेड को प्रिपेयर कर सकती हूँ। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है मैंने इस वुमेन को और भी ज्यादा लाइक करना शुरू कर दिया है। तभी उसके बगल से एक और पर्सन केल से कहता है यंग मास्टर हम उससे भी ज्यादा ब्रेड को प्रिपेयर कर सकते हैं। यह सुनकर केल उस पर्सन को एक कॉइन देते हुए कहता है क्या सच में? तो ठीक है, मैं अगली बार तुम्हारी ही बेकरी पर आऊंगा, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास बैग भरकर ब्रेड है। और अपने मन में कहता है मैं कल 3 अलग अलग बेकरी पर जाऊंगा, क्योंकि मैं कल ही उन सभी ब्रेड को कलेक्ट करूंगा। लेकिन मुझे काफी खुशी है कि मैं आसानी और शांति से अपना काम कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जहाँ बीकॉक्स केल के ऊपर नजर रख रहा होता है, जहाँ उसके गले पर भी उसके फादर रॉन की तरह इंजरी होती है। तभी वह केल को देखकर अपने मन में सोचते हुए कहता है वह आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या वह पागल हो गया है? फादर ने मुझसे कहा था कि वह एक इंटरेस्टिंग बच्चा है, लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब मैं उसे ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि फादर ने सही कहा था। और चोई हान के बारे में बात करते हुए अपने मन में कहता है लेकिन मैं उस ब्लैक हेयर वाले पर्सन के बारे में जानने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ केल उन दोनों बच्चों को एक छोटी सी शीशी देता है, जिसको देखकर वह दोनों कहते हैं यह तो ब्रेड नहीं है। यह सुनकर केल कहता है तो क्या, इसलिए मेरे रास्ते से हटो। तभी उनमें से एक बच्चा केल के रास्ते को ब्लॉक करते हुए कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं तो तुम मर जाओगे। केल नहीं, किम रोक्सू एक ऑर्फन था जिसके पास कोई भी नाम नहीं था। इसी वजह से कई सारे लोग उसे सिंपैथी दिखाते थे। क्या सिंपैथी दिखाने के लिए किसी रीजन की जरूरत है? मैं उस समय
सिंपैथी का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन मैं जब बड़ा हुआ तो आखिरकार मुझे समझ में आ गया कि सिंपैथी किसे कहते हैं। कितना एननोइंग है जब मैं इन बच्चों को इस हालत में देखता हूँ जिनके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है, तो मुझे काफी दुख होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इन्हें अपने पंख के नीचे रहने दे सकता, यानी कि मैं इन्हें अपने घर के अंदर नहीं रख सकता। तभी केल उन दोनों से कहता है, मैं नहीं मरूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जहां केल उस डार्कनेस के अंदर बैग के सभी ब्रेड को डाल रहा होता है, लेकिन अभी भी उनमें से आवाजें आ रही थी, मुझे और दो, मुझे और चाहिए। बैग के खाली हो जाने की वजह से केल खड़ा होते हुए कहता है, देखने से लग रहा है कि डार्कनेस पहले से काफी कम हो गया है और मुझे लगता है कि मैंने इसके ऊपर जो अपने पैसे को खर्च किया है उसका फल मुझे जल्द ही मिल जाएगा। और पीछे मुड़कर कहता है, देखने से लग रहा है कि वह दोनों बच्चे यहाँ से चले गए। और अपने मन में कहता है, मुझे इंजर्ड लोगों को देखने से अच्छा फील नहीं होता। तभी वह अपने पैरों के पास देखता है जहाँ वही दोनों कैट होते हैं, जिनसे दूर जाते हुए केल अपने मन में कहता है, कल रात को मैं जिन बिल्लियों से मिला था, क्या यह दोनों वही बिल्लियां हैं? क्या मैं इन्हें अभी भी याद हूँ? लेकिन मुझे इन सभी में इन्वॉल्व नहीं होना। अगले सीन में हम हैनिटियोस फैमिली के मेंशन को देखते हैं जहाँ केल अपने फादर से कहता है, क्या आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं? यह सुनकर काउंट कहते हैं, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमारे फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव बनके कैपिटल जाओ। कैपिटल के नाम को सुनकर केल काफी परेशान हो जाता है। काउंट आगे कहते हैं, असल में बेसन ही इन सभी इवेंट में जाता है, लेकिन जो भी हो, तुम हमारे फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो और क्राउन प्रिंस ने कैपिटल में एक काफी बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है और इस समय उन्होंने नोवेल फैमिली के सभी सक्सेसर को इनवाइट किया है। बेसन ही 2 सालों से इस तरह के इवेंट को अटेंड कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक किसी रॉयल इवेंट को अटेंड नहीं किया। जो भी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस समय तुम दोनों इस इवेंट में जाओगे। इवेंट के नाम को सुनकर केल अपने मन में कहता है, क्या क्राउन प्रिंस कैपिटल में एक काफी बड़े इवेंट को होस्ट कर रहा है? तभी केल आगे कहता है, द प्लाजा टेरर इंसिडेंट एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश की, क्योंकि उस समय इवेंट की वजह से कैपिटल में काफी सारे लोग गैदर हुए थे, लेकिन एक ऐसा पर्सन था जिसने उस अटैक के प्लॉट को ही चेंज कर दिया। चोई हान ने प्लाजा में गैदर हुए काउंटलेस लोगों को बचाया, जिसकी वजह से वह रॉयल फैमिली के और क्लोज हो गया और वह क्राउन प्रिंस का एक काफी अच्छा दोस्त बन गया। उस इंसिडेंट के बारे में सोचते ही केल काफी ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मन में कहता है, मुझे इस इंसिडेंट के बीच नहीं पड़ना चाहिए। और बेसन की तरफ देखते हुए कहता है, उन्होंने कहा कि आमतौर पर बेसन ही इस तरह के इवेंट में जाता है, क्या मैं उससे इस इवेंट में अपनी जगह पर जाने के लिए कहूँ? मैं किसी भी डेंजरस प्लेस पर नहीं जाना चाहता। क्या मुझे इसके बारे में बेसन से कहना चाहिए? ऐसा कोई रीजन ही नहीं है जिसकी वजह से इस फैमिली के ट्रैश को कैपिटल भेजा जा रहा हो। आखिरकार काउंट क्या करना चाहते हैं? तभी काउंट कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ
5 दिन हैं। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, अगर हम नोवेल के हिसाब से देखें तो केल पहले ही चोई हान से पिट चुका था, जिसकी वजह से वह इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाया। तभी काउंट केल से कहते हैं, केल मुझे मालूम है कि तुमने आज से पहले इस तरह के सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम रिलैक्स हो सकते हो। तभी केल काउंट से कहता है, फादर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार स्पेशली मुझे ही वहां पर जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इसलिए क्या आप प्लीज मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय दे सकते हैं। यह सुनकर काउंट केल से कहते हैं, तो ठीक है, तुम इसके बारे में सोच कर मुझे अपनी राय बता सकते हो। यह सुनकर केल यस फादर कहते हुए वहां से जाने लगता है। तभी बेसन केल से कहता है, ब्रदर। यह सुनकर केल कहता है, क्या? तभी बेसन आगे कहता है, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है जिसकी वजह से तुम उस इवेंट में ना जाओ। यह सुनकर केल अपने मन में कहता है, यह तो काफी बुरा हुआ, और आगे कहता है, मैं सक्सेसर के पोजीशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था, और मेरा भाई 2 सालों से फैमिली के सक्सेसर बनने की एक्टिंग कर रहा है और सभी इवेंट को अटेंड कर रहा है, लेकिन बेसन कह रहा है कि केल के पास फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए वैलिड रीजन है, और परेशान होते हुए कहता है, मैं सच में काफी बड़ी परेशानी में फंस गया, और यहाँ पर एक और परेशानी है, वह सच में एक शॉट के लायक है, और केल के पास धीरे धीरे काफी ही ज्यादा चांस आ रहा है। और बेसन को देखते हुए कहता है, जो भी हो, अगर बेसन उस इवेंट में गया तो वह मर जाएगा, जिसकी वजह से वह काउंट नहीं बन पाएगा, और मैं एक काफी बड़े ट्रबल में फंस जाऊंगा। अगर मैं पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ तो इसके लिए बेसन को सरवाइव करना होगा। तभी हांस केल से कहता है, यंग मास्टर, आपके गेस्ट के रिक्वेस्ट के बारे में क्या? यह सुनकर केल हांस से कहता है, हांस जल्दी से गेस्ट को मेरे पास लेकर आओ। यह सुनकर हांस कहता है, एक्सक्यूज मी। तभी केल हांस के रिएक्शन को देखकर कहता है, अगर मैं बेसन के एक्सप्रेशन को देखकर कहूँ तो मुझे लगता है कि चोई हान के साथ जो इशू था वो सेटल हो गया है, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे कैपिटल जाना पड़ेगा। तभी केल हान से कहता है, अगर वह कहता है कि वह आना नहीं चाहता तो उससे कह देना, उससे मुझे पे करने का समय आ गया। और अपने मन में कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस जर्नी को कंफर्टेबल बनाने के लिए, और तो और वह मुझे वापस से पे करना चाहता है, इसलिए मेरे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अब मेरे खुद के बेनिफिट के लिए चोई हान को यूज करने का समय आ गया। तो फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर इस सीरीज़ पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं ज़रूर इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।